हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या होते हैं, हमें किस तरीके से जानकारियां देते हैं और किस तरीके से हम इन सब के बारे में पढ़ के आगे चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ग्लोब है वो किस तरीके से हमें पृथ्वी के समझने में मदद करता है, पर ऐसा होता है कि जैसे हम अपने देश, राज्य, जिला, शहर इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए उतना अच्छे से हमें जानकारियां नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एरिया का एक छोटे से ग्लोब के ऊपर समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता जितना कि मानचित्र होते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र, यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन बताई गई है मानचित्र की। मानचित्र क्या होता है? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया रेखा चित्र है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का, अब देखिए मानचित्र कहाँ का होगा, किसी देश का होगा, किसी शहर का होगा, किसी राज्य का होगा। तो उसका क्या है कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, तो चपटी सतह जैसे किसी कागज पे होगा तो वो चपटी सतह पृथ्वी की तरह गोल तो नहीं हो सकती वो, तो किसी चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। ये जो पैमाना वर्ड आया है ये आप याद रखिएगा, हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अब जो बात मैंने बताई कि पृथ्वी, जिस तरीके से पृथ्वी गोलाकार है और उसको एक कागज पे उतारना है, तो उसको किस तरीके से हम उतारेंगे वो मतलब पूर्णतः तो संभव नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम 100% उसको सेम टू सेम बना सकते हैं, लेकिन हाँ समझ में आ जाए और उससे हमें जानकारियां मिल जाए ऐसा मानचित्र हम बना सकते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। देखिए यहाँ पे जो मानचित्र जिस तरीके से होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कुछ मानचित्र जो होते हैं वो छोटे क्षेत्र कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। अब कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत सारी जानकारियां हो सकती हैं, और जब बहुत सारे मानचित्रों को मिला के एक बुक जैसा बना दिया जाता है तो उसको हम एटलस बोलते हैं। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में आप किसी बड़े भाई बहन के पास या आपके खुद के पास कोई ना कोई ऐसी एटलस होगी जिसमें पूरे वर्ल्ड के मैप होंगे, अलग अलग देशों के मैप होंगे। तो वो क्या है, जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ रख दिए जाते हैं तो एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। अब देखिए हर जगह जो माप है वो अलग अलग तरीके से ही ली जाती है, क्योंकि हर जगह सेम नहीं है, तो उसके लिए जो पैमाना है वो भी अलग लेना पड़ेगा, तो उसका मानचित्र भी अलग बनेगा। तो अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए ग्लोब है वो तो सिर्फ हमें एक मतलब ऐसा बताता है कि पृथ्वी किस तरीके की है या फिर ये एरिया किस तरीके का। जैसे हम ग्लोब में भारत का जो मानचित्र देखते हैं, जो भारत की आकृति देखते हैं, तो उससे हमें सिर्फ भारत की आकृति, जैसे अफ्रीका की आकृति हो गई, अमेरिका की आकृति हो गई, यूरोप की हो गई, तो हमें बस उनकी आकृतियों का और उनमें मतलब कैसा क्या उनका स्ट्रक्चर है बस वही पता चल पाता है, बाकी उससे ज्यादा हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन मानचित्र में हम बहुत डिटेल में इन डेप्थ जाके चीजों को समझ सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि मानचित्र कई तरीके के हो सकते हैं, तो जो जितने तरीके के हो सकते हैं वो नीचे बताए गए हैं। तो पहला जो मानचित्र है, अब देखिए मैंने क्या किया है कि जैसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत ना हो, तो उनके लिए जो ये टेक्निकल वर्ड है ये मैंने सारे के सारे इंग्लिश में भी आगे लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो और आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप। अब ये भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, इनमें क्या जानकारी होती है वो आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो ये जो भौतिक मानचित्र या जो फिजिकल मैप होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो पृथ्वी पे जितनी भी प्राकृतिक आकृतियां पाई जाती हैं उनको दर्शाया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक आकृतियों में क्या आ गया, पर्वत आ गए,
पठार आ गए, मैदान आ गए, नदियां आ गई, महासागर आ गए। इन सबको दर्शाने के लिए जिन मानचित्रों का प्रयोग में लेते हैं वो होते हैं भौतिक या फिजिकल या फिर उच्चावच मानचित्र, जिनको क्या बोलते हैं, फिजिकल और रिलीफ मैप्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप्स। राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो अब आप इसमें मोटा मोटा याद रखेंगे कि राज्य की सीमा, शहरों की सीमा, हमारे गांवों की सीमा और जो विश्व के दूसरे देश हैं उनकी आपस में जो सीमाएं होती हैं उनको दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ गई, सीमाएं आ गई, इसमें प्राकृतिक, भौतिक में आ गई प्राकृतिक आकृतियां, राजनीतिक में आ गई सीमाएं। अब आगे चलते हैं थीमेटिक मानचित्र यानी थीमेटिक मैप्स। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब ये जो थीमेटिक मानचित्र है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ना कोई थीम होगी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ये बताया गया होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीजों के बारे में क्या क्या बताया गया, जैसे सड़क का हो सकता है कि इस देश में सड़कें कैसे फैली हुई हैं या फिर इस राज्य में सड़कें कहाँ कहाँ फैली हुई है। वर्षा का हो सकता है कि किस एरिया में कितनी वर्षा होती है। आपने पढ़े होंगे ऐसे मैप जिनमें कि इस एरिया में ज्यादा वर्षा होती है तो वो दर्शाया जाता है, कहाँ कम होती है। तो मतलब वर्षा की जानकारी के लिए, सड़कों की जानकारी के लिए, वन उद्योगों की जानकारी के लिए जो भी मैप होते हैं, इन प्रकार के मानचित्र को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र या थीमेटिक मैप कहते हैं। ठीक है, इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब ये जो मानचित्र हैं इनके 3 घटक होते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, अब देखिए ये जो घटक है हम ये पढ़ेंगे कि मतलब किस पे आधारित है, ये किस चीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहला आ गया दूरी यानी डिस्टेंस। अब मानचित्र खींच रहे हैं तो हमें दूरी का पता होना जरूरी है, या फिर उस दूरी को हम किस तरीके से दर्शाएंगे उसका पता होना जरूरी है। तो दूरी के बारे में दिया है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व है उसके एक भाग को छोटे से कागज पर पन्ने पर दर्शाता है। या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी, कितनी भी बड़ी लाइन खींच के उसको कैसे भी बना दे, क्योंकि ऐसे तो फिर वो एक सिस्टमेटिक तरीके से वो मैप बन ही नहीं पाएगा, हम उसको दोबारा से पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए ना इसको छोटे पैमाने पर खींचते हैं, छोटे पैमाने पर इसको बनाया जाता है, लेकिन बहुत सावधानी से इन चीजों को छोटा किया जाता है, दूरी होती है उसको, ताकि वो दूरी वास्तविक भी रहे और आसानी से बाद में अगर पढ़ें तो वो समझ में भी आए। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। अब देखिए हम पेपर पे, जैसे मान लो कि किसी दो जगह के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको हम पेपर पे 5 किलोमीटर तो नहीं खींच सकते, लेकिन उसको इस तरीके से छोटा करेंगे कि बाद में अगर हम उसी दूरी को एक बेस मान के आगे हम कोई भी दूरी नापें तो वो हमें समझ आए। तो यही काम करता है पैमाना यानी स्केल। अब देखिए इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना यानी स्केल स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक अनुपात होता है। तो पैमाना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वो जो 5 किलोमीटर की दूरी मैं आपको बता रहा था ए और बी के बीच में, उस दूरी को, और जब मानचित्र पे हम मान लीजिए 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कितने में भी मानते हैं, उसके बीच का जो अनुपात होता है वो पैमाना कहलाता है। समझ गए होंगे आप यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब पेपर पे 10 किलोमीटर तो नहीं खींच सकते, लेकिन 2 किलोमीटर खींच सकते हैं। तो 2 किलोमीटर को व्यक्त कर 10 किलोमीटर को व्यक्त करने के लिए हमने 2 सेंटीमीटर को लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर है वो जमीन के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। यानी अगर हमें पैमाने में 5 किलोमीटर दिखाने होंगे तो हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, तो वो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर हो गया 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है जो हम एक मानचित्र में मान सकते हैं। इससे छोटा भी हम मान सकते हैं एमएम में, बट वो फिर पढ़ नहीं सकते उसको, इसलिए हम सेंटीमीटर में ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर है उसको, वो कितने के, 5 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि 100 किलोमीटर दिखाने हैं, तो अब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है,
तो 20 सेंटीमीटर में हम 100 किलोमीटर भी दिखा देंगे तो हमें दिक्कत भी नहीं होगी, और वो बाद में मानचित्र पढ़ा भी अच्छे से जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएंगे। इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कोई क्षेत्रफल हो गया, जैसे महाद्वीप है वो बहुत बड़े हैं, या कोई देश है वो बहुत बड़ा है, तो अब उसको एक छोटे मतलब कागज पे दर्शाना है तो उसके लिए जो पैमाना होगा उसको वो भी छोटा होगा। मतलब हम जितनी बड़ी दूरी को जितने छोटे पैमाने में दिखा पाएंगे उतना ही अच्छे से हम उस मानचित्र को बना पाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, यानी स्मॉल स्केल मैप। ठीक है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। और इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र या फिर लार्ज स्केल मैप कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे गांव है वो एक महाद्वीप या देश की तुलना में काफी छोटा होता है, तो अगर उसको हमें एक मानचित्र में दिखाना है तो उसको हम क्या 500 मीटर की दूरी को भी अगर 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं तो हम आराम से उसको एक कागज पे उतार सकते हैं। लेकिन जो महाद्वीप या देश था उसके मामले में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, तो वहां पे हमें पैमाना छोटा करना पड़ा और यहाँ पे हम पैमाना बड़ा भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 500 मीटर की दूरी को दर्शाने के लिए 5 सेंटीमीटर से हम दर्शा सकते हैं, तो ये मैप आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए जो वही बात आ गई, जैसे ग्लोब है वो एक छोटे पैमाने का मानचित्र है एक तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ी जगह को हमने बहुत छोटी सी जगह में डाल दिया। तो उसी प्रकार से अब ये जो मानचित्र बनाया कि उसमें 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है, तो वो हमें इतनी ज्यादा जानकारी उस एरिया के बारे में अच्छे से नहीं दे पाएगा जितना कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र है वो हमें दे पाएगा। क्यों? बड़े पैमाने वाले में हम आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, बड़ी वैल्यू होगी तो उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये बताया गया है, ये एक गांव का मानचित्र है। तो यहाँ पे क्या है, समुदाय के अंदर पेड़ है, खेल का मैदान है, कुआं है, विद्यालय है, दुकानें हैं, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, फलोधान। तो इस प्रकार के हम मैप देखे हैं हमने कि अब ये छोटे एरिया का मैप है और बड़े पैमाने का है। तो अब इसका एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से हम रास्तों को समझ सकते हैं। ठीक है। अब जो पॉइंट्स थे वो सॉरी जो मुख्य घटक थे उसमें दूसरा आता है डायरेक्शन, दिशा। दूरी हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस हमने पढ़ लिया कि डिस्टेंस किस प्रकार से होती है एक मैप में। अब दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है, यानी उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। हमेशा पैमाने में सॉरी मानचित्र में आप याद रखेंगे कि अगर आप मानचित्र लेके बैठते हैं तो जो ऊपर की साइड होती है वो उस साइड में हमेशा ऊ लिखा होता है, तो वो उत्तर दिशा होगी और जो नीचे की साइड होगी वो दक्षिण दिशा होगी। ठीक है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम या दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये जब हमें एक दिशा पता लग जाती है तो हम बाकी की 3 दिशाओं को आसानी से पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। ये 4.2 जो चित्र है इसमें प्रधान दिक् बिंदु दिए गए हैं कि मतलब जो मुख्य दिशाएं होती है वो यही होती है। ठीक है। ये प्रधान दिक् बिंदु कहे जाते हैं, ये जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। लेकिन इसके अलावा भी अब ये इसके बीच की भी एक दिशा है, इसके बीच की में भी एक दिशा, ये भी एक दिशा और ये भी एक दिशा है। तो अब इनको हम कैसे समझेंगे कि वे प्रधान दिक् बिंदु कहे जाते हैं, बीच की 4 दिशाएं हैं। अब देखिए जैसे उत्तर और पूर्व है तो इसके बीच की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी। अब ये दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा ये दक्षिण पूर्व होगी, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा ये दक्षिण पश्चिम होगी, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा ये उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। और अब ये जो नीचे दिया गया है कि बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं के मध्य से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब जैसे देखिए मान लो कोई जगह यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो अगर हमें सिर्फ ये 4 दिशाएं ही पता हो तो हम इस दिशा को बता नहीं सकते, अच्छे से समझा नहीं सकते।
इसलिए ये जो बीच की दिशाएं ये बहुत अच्छे से हमारे मैप को समझने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। ये तो देखिए जो ऊपर चित्र दिया गया था गांव का, इसके बारे में बता रहा है। सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब ये दिक्सूचक है। दिक्सूचक यानी कंपास। कंपास ऐसा ही होता है, आपने फिर फोटोज में या फिर रियल लाइफ में देखा होगा। तो उसमें क्या है, ऐसे उत्तर दक्षिण बने होते हैं, बाकी ये डिग्रियां बनी हुई हैं कि इधर ये 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180, 225, 270, 315। तो इस तरीके से ये दी गई होती हैं। ये कंपास के बारे में आपको पता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब देखिए ये नॉर्थ एंड साउथ पोल की साइड ये इसकी सुई हमेशा होती है। तो जैसे जैसे हमारी दिशा परिवर्तित होती जाती है वैसे वैसे हमें दिशा का पता लगाता जाता है, क्योंकि ये सुई घूमती जाती है जैसे जैसे हम किसी दूसरी दिशा में घूमेंगे। ठीक है, अब आता है प्रतीक यानी सिंबल्स। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है यानी कंपोनेंट है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये क्यों काम में ली जाती है मानचित्र में, कि जैसे मान लीजिए कोई मानचित्र है, वो ऐसा तो है नहीं कि हम खाली पेज पे सिर्फ लाइंस बना देंगे तो उससे हम उस एरिया को समझ पाएंगे। नहीं, हमें वहां पे स्थित और जो चीजें हैं वो भी दर्शानी पड़ेंगी। लेकिन अब एक छोटे से मानचित्र पे हम सारी की सारी चीजें तो दर्शा नहीं सकते, कि हमें मकान भी दिखाने हैं, सड़कें भी दिखानी है, पुल भी दिखाने हैं, पेड़ पौधे भी दिखाने हैं, पटरियां दिखानी है। तो ये सारी चीजें दिखा नहीं सकते, तो इसके लिए ना हम कुछ सिंबल्स का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं नीचे दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिंबल आप उनको देख के समझ जाएंगे कि जो मैप में देखते हैं आपको क्या होते हैं, किस बारे में होते हैं। तो उनको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, कि कुछ अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्र तथा रेखा का उपयोग करके दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो अब इनसे क्या फायदा होता है कि छोटी सी जगह में हम ज्यादा जानकारी बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे ये चीज स्थित है, यहाँ पे ये चीज स्थित है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आपने मैप देखा होगा कहीं ना कहीं, तो जो रेलवे लाइन होती है, जो बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है, रेलवे स्टेशन, अब ये इनके सिंबल बने हुए हैं। बड़ी लाइन का ये सिंबल, मीटर लाइन का ये सिंबल, और रेलवे स्टेशन का इस तरीके का सिंबल है। सड़कें पक्की और कच्ची, पक्की सड़क ये है, कच्ची ये बीच में से टूटी टूटी दिखाई दे रही है। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बड़ी है तो ये बड़ी मोटी लाइन में है, ये फिर पतली में है, ये फिर जिले की है तो ये और पतली लाइन में। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, ये सारे के सारे दर्शाए गए हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये सारे के सारे सिंबल दर्शाए गए हैं। पोस्ट ऑफिस, इनके लिए हम वर्ड्स का यूज करते हैं। पीओ से पोस्ट ऑफिस, पीटीओ से पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, और पीएस से पुलिस स्टेशन। बस्ती और कब्रिस्तान, ये इस तरीके से। पेड़, घास, तो मतलब ये हम उन चीजों से मिलते जुलते सिंबल बना देते हैं ताकि लोग, अगर जो भी मैप पढ़ रहा है वो बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाए कि यहाँ पे क्या होता है। मानकर के द्वारा मानचित्र से जानकारी, मतलब सिंबल्स होते हैं तो इनके द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे एरिया में ही काम में आती हैं, ये चीजें ये विश्वव्यापी है। मतलब ये वर्ल्ड में हर जहाँ पे भी मैप बनेंगे वहां पे इसी तरीके से इंडिकेट किया जाएगा, ताकि बार बार वो चीजें सीखनी ना पड़े। तो अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं या फिर कोई दूसरे देश का इंसान हमारे देश में आता है, तो वो उस मैप को, अगर हमारी भाषा नहीं भी जानता है, तो मैप को पढ़ के समझ सके कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ यानी कन्वेंशनल एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, क्योंकि सभी देश एक जैसी सी चीजें काम में लेंगे, एक जैसे से चिन्ह काम में लेंगे, तभी तो वो मैप पढ़ने लायक बनेगा ना। वरना तो फिर अगर हर देश का मैप अलग होगा तो फिर वो वही भाषा जैसी बात आ जाएगी कि हमें फिर वहां के सिंबल्स याद होने चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रूट कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो अब इस मैप को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक गिरजाघर है, उसके पास से ये टूट कच्ची सड़क जाती है, इस बस्ती में जाती है। ये बस्ती के आसपास पेड़ पौधे हैं, ये मुख्य हाईवे है, ये क्रॉसिंग बनी हुई है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नदी जा रही है, ये एक मंदिर है, ये स्कूल है, यहाँ पे कब्रिस्तान है। तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीजें इस मैप को देख के समझ सकते हैं।
प्रतीक कहे जाते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स कहे जाते हैं। ये विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय में, जैसे आपको पता है नदियों का पानी जो पानी होता है वो नीले कलर का होता है, तो जलाशयों में भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आता है रेखा चित्र, स्केच। हम किसी, जैसे पुलिस वाले होते हैं वो स्केच बनवाते हैं, तो वो उसका एक आउटलाइनिंग जैसा बनवाते हैं, एक स्केच बनवाते हैं कि हमें पता चल सके उस एरिया के बारे में या उस इंसान के बारे में, ऐसा सब कुछ होता है। तो रेखा चित्र आप समझ गए होंगे कि किस लिए काम में लिया जाता है। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब आपको पता है कि जैसे कोई चौर उचक्का होता है, उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई चोर उचक्का है, अब किसी का मान लो सामान चुरा के भागा, अब उस इंसान से एक स्केच आर्टिस्ट को बुला के एक स्केच बनवाया जाता है। तो वो स्केच में वो क्या बताता है, अब ये तो है नहीं कि उसको वो पूरा का पूरा ही वो जो चोरी करके भागा वो इंसान याद है, तो उसके बारे में जितना भी उसको होता है कि कपड़े कैसे पहने थे, शक्ल कैसी सी थी, तो ये कैसे होता है कि ये कोई मतलब किसी ठोस उस चीज पे आधारित नहीं होता कि भाई कोई पैमाना है या उस पे, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पे, मतलब आते जाते हमने जैसी चीजें देखी होती हैं उसी तरीके से बनाया जाता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा मानचित्र कहते हैं, यानी स्केच मैप कहते हैं। देखिए ये काम तो हमने भी बहुत बार किया होगा। जैसे कोई दोस्त है, उसका हमें अपने घर बुलाना, लेकिन वो अगर हमारे घर का रास्ता नहीं जानता है तो हम क्या करते हैं, एक पेन और पेपर लेके उसको वो सारी की सारे अपने घर का रास्ता जैसे तैसे जहां तक वो जानता है उसके आगे की हम आउटलाइन उसको बना के समझाते हैं कि देख तू ऐसे ऐसे मेरे घर पे आ जाना। तो वो जो हम कच्चा रास्ता बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जितना हमें याद होता है या तो उस याददाश्त पे बनाते हैं, या फिर जो हम डेली आते जाते देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज मौजूद है, तो हम उसको ऐसे ऐसे करके बताते हैं और वो हमारे घर पहुंच जाता है। तो जो इस तरह के जो मानचित्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम स्केच मैप कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आता है खाका यानी प्लान। कोई भी चीज है तो मतलब मानचित्र ऐसे तो है नहीं कि हम हवा में ही बना देंगे, तो उसके लिए एक प्लानिंग भी होती है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, मतलब किस तरीके से उसको एक कागज पे उतारना है। तो वो एक खाका कहलाता है। या फिर जैसे यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका या प्लान कहलाता है। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए हम जैसे हमारे घर का मानचित्र बनाते हैं, जैसे हमें जब नए मकान बनाने होते हैं या हम नया घर बना रहे होते हैं, तो हम एक प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे कमरा होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा। तो उस तरीके का वो क्या होता है कि वो बहुत छोटा सा क्षेत्र होता है, मतलब 150 मीटर या गज या फुट जितनी भी जगह होती है उसका हम एक बहुत बड़े पैमाने पर रेखा चित्र खींचते हैं। तो ये रेखा चित्र क्या खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे हम खाका कहते हैं। तो देखिए यही चीज मैं बता रहा था कि जब ये मुख्यतः कहाँ पे काम में लिया जाता है, जैसे हमें कि कोई किसी चीज का डिजाइन बनाना है, कोई घर बना रहे हैं या कोई कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे लंबाई चौड़ाई का वो सब करना है, तो वहां पे खाका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तो कभी ना कभी हमने अपने घर पे किया ही होगा। तो देखिए इस चैप्टर में इतना ही था। अभी ये यहाँ पे आगे अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आई होप जिस तरीके से मैंने आपको चैप्टर समझाया तो आप शायद ये तो सारे के सारे क्वेश्चंस कर ही लोगे। और अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।